हेलो बेटा, हाउ आर यू? फाइन, ओके। सो बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज और चैप्टर था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो चैप्टर थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चल रहा था बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एंड टॉपिक क्या था बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आपको याद है बेटा, मैंने पिछले क्लास में बताया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या क्या चीज है वो? आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, स्पेसीज मीन्स एटम्स और आयंस। सो द एटम्स और आयंस which having the same number of electron, that is called isoelectronic species. So atoms or ions having the same number of electrons. Okay बेटा, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी दैट इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हमने इसका एक एग्जांपल भी देखा था बेटा, कैसे? सो Na प्लस O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, N3 नेगेटिव, Mg2 प्लस एंड एल्युमिनियम 3 प्लस। ओके, सॉरी बेटा। So Na plus, O2 negative, F negative, N3 negative. Okay. Now, first of all, we find the number of electrons. Okay. So सोडियम में प्रोटॉन कितने हैं? ये प्रोटॉन लेते हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन कोई प्लस में है तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। अगर प्लस 1 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस। सो प्लस 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें आ जाओ, प्रोटॉन कितने हैं? 8, इलेक्ट्रॉन 2 माइनस है, 2 माइनस मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 8 प्लस 2 10, सेम 9 प्लस 1 10, 7 10, 12 10, 13 10। सो बेटा आप देख रहे हो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ Na प्लस, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, N3 नेगेटिव, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, सबके क्या बेटा? अब यहाँ कौन देखो 10 10 10 10 10 10। इट मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। आप अगर ध्यान दोगे तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। द आयंस विच हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसमें आप देख रहे बेटा, सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो सब में 10 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 10 इलेक्ट्रॉन सब में है। डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट बेटा सब में प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन दिखे तो इसमें सोडियम में 11, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9, नाइट्रोजन में 7, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13। ओके, नाउ अब हम अगर इनको बात करें हम कि इनकी एलिमेंट किसके हिसाब से एलिमेंट इनको अरेंज करें हम लोग एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई के हिसाब से। सो नाम से अगर आयनिक रेडियाई तो आयंस का जो रेडियस होता है, द रेडियस ऑफ आयंस इज कॉल्ड आयनिक रेडियाई। आयंस आर 2 टाइप्स, पहले बता चुका हूं मैं। दे आर द कैटायन एंड एनायन। कैटायन आर पॉजिटिव चार्ज एंड कैटायन आर फॉर्म बाय द कैटायंस आर फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड सेकंड वन इज द एनायन। एनायन हैज नेगेटिव चार्ज एंड एनायन इज फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम है, न्यूट्रल एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो क्या बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा एनायन। कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? कैटायन। सो कैटायन एंड एनायन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। नाउ अगर हम इनके आयनिक रेडियाई की बात करें बेटा, अगर हम इनके आयनिक रेडियाई की बात करें, अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करें तो ध्यान से देखो, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो रही है। 8 10 9 10 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है।
12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर हम अट्रैक्शन देखें तो अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगी बेटा? अगर हम अट्रैक्शन की बात करें तो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होगी? अगर हम यहाँ पे अट्रैक्शन की बात करें बेटा, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है, 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को, 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को, 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को, 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को, 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को। सो ज्यादा अट्रैक्शन किस में होगी? एक चीज ध्यान रखना, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, हायर द वैल्यू ऑफ प्रोटॉन, greater will be force of attraction, greater will be effective nuclear charge, and greater will be effective nuclear charge, smaller will be radii. ओके सेम। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन किसमें है? ये रहा। तो वी आर, हम इसको हम अरेंज कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके ध्यान रखना, सबसे ज्यादा प्रोटॉन 30 एल्यूमिनियम वाला, इसका मतलब ज्यादा प्रोटॉन है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो साइज डिक्रीज होगा। तो सबसे स्मॉल साइज Al3+। ओके देन 12 मैग्नीशियम, इससे इंक्रीज होगा मैग्नीशियम 2+, इससे बड़ा सोडियम Na+, इससे बड़ा अब कौन सा था 11 बाद 9 फ्लोरीन, इससे बड़ा ऑक्सीजन, और सबसे बड़ा बेटा नाइट्रोजन। तो एक चीज दिमाग में डालो बेटा कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम मतलब किसके लिए हम देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं बेटा किसके लिए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, इट मींस तब देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन, हायर द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर विल बी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर विल बी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर विल बी हायर। सो इफ, मैं आप लिख दो बेटा, ये नोट कर लो, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम and if number of electrons are same and but अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा क्या होगा? तो देन हायर, greater the value of, greater the value of प्रोटॉन्स, प्रोटॉन में क्या? न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? तो हायर विल बी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या इफेक्टिव, हायर विल बी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके देन क्या? स्मॉलर विल बी साइज, रेडियस। ओके ये किस केस में है? ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, तो क्या होगा? जितना ज्यादा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेसर द जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो कम होगा। जब जेड इफेक्टिव कम होगा देन क्या होगा? लार्जर विल बी साइज, लार्जर विल बी रेडियस। स्टूडेंट ध्यान दो, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, greater the value of electrons,
प्रोटॉन सेम कैसे, देखो अगर हम बात करें बेटा N2 नेगेटिव या O2 नेगेटिव, O नेगेटिव या O, अगर बात करें O2 नेगेटिव और O, किसका साइज लार्ज, अभी देखते हैं। O2 नेगेटिव प्रोटॉन 8, इसमें प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 10, इलेक्ट्रॉन 8। इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम, देन जिसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो साइज लार्ज होगा, एंड वाइस वर्सा, इसका वाइस वर्सा जाता है। सो बेटा इसका ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं O2 नेगेटिव एंड O नेगेटिव, O ऑक्सीजन और O2 नेगेटिव की बात करूं, किसका साइज लार्ज, इसका साइज लार्ज, क्यों, क्योंकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, जितना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होगा बेटा क्या होगा, लेसर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो क्या होगा, साइज लार्ज होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। इसका मतलब क्या होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो उसका जो साइज होगा वो लार्ज हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा बेटा तो साइज उसका लार्ज हो जाएगा। ओके, नाउ ये तो समझ में आया बेटा। तो क्वेश्चन आता है द साइज ऑफ पेरेंट एटम, O इज द पेरेंट एटम, तो द साइज ऑफ पेरेंट एटम इज लेस देन anion, या द साइज ऑफ anion इज मोर देन पेरेंट एटम, तो क्या लिखोगे, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द इफेक्टिव, या ऐसे इस तरह लिखोगे, इन O2 नेगेटिव the number of proton O2 in anion and in anion and parent atom, the number of proton are same and electron are different, anion having more electrons, so greater the value of electrons, lesser will be effective nuclear charge, lesser will be effective nuclear charge, larger will be radii। किस केस में, anion केस में। अगर मैं cation केस लेता हूं, ये तो anion केस था, अगर मैं कैटायन का केस लेता हूं बेटा, कैटायन क्या होगा, Na+ और Na, प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन 11 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन। अब यहां ध्यान दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, कैटायन का भी उसका भी डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन, स्मॉलर द नंबर ऑफ electron, greater will be effective nuclear charge, इसका कुछ भी otherwise versa, smaller the value of electron of cation, greater the effective nuclear charge, greater the effective nuclear charge, it means इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इन दोनों की बात करें तो किसका साइज छोटा, इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा। अगर इन दोनों की बात करें तो किसका साइज लार्ज, इसका साइज स्मॉल, इसका साइज लार्ज, इसका साइज स्मॉल। तो बेटा ये ध्यान दो, आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि कैटायन का साइज स्मॉलर होती है पेरेंट एटम से, क्यों, तो कैटायन का साइज स्मॉलर होती है बेटा पेरेंट एटम से, रीजन क्या है जो बताया मैंने आपको भी। तो बेटा इसके ऊपर टॉपिक ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है। सो दैट वाज द आयनिक रेडियाई, इसमें हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पढ़ी थी, अंडरस्टैंड। इनको जो पॉइंट को नोट करो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये फर्स्ट था एटॉमिक रेडियाई, इसी में हमने आयनिक रेडियाई देखा, द रेडियस ऑफ एन आयंस दैट इज कॉल्ड आयनिक रेडियाई। नाउ सेकंड वन इज द second one is the ionization enthalpy. First था atomic and ionic radii, second ionization enthalpy,
नाम से लग रहा है, आयनाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन। आयनाइजेशन कब होती है? जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन लॉस होती है। सिंपल सी बात बेटा, किसी एटम में से यदि इलेक्ट्रॉन को हम लॉस करेंगे तो उस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। सो आयनाइजेशन। एक चीज ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन तो अपने आप लॉस होगा नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल लेंगे? मान लो जैसे इस रूम में अगर चेयर रखी हुई है, मैं इस चेयर को निकालूंगा तो क्या ये चेयर अपने आप ही निकल जाएंगे? नो। इस चेयर को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस चेयर को निकालने के लिए मुझे बेटा एनर्जी का यूज होगा, एनर्जी यूज करना होगा, तब जाके यहाँ एक चेयर निकल जाएगी। अगर मैं पहला चेयर को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगाऊंगा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन। फर्स्ट निकल जाए, फिर सेकेंड चेयर को निकालने के जितने फर्स्ट निकलने के बाद दूसरा का निकालूंगा चेयर, सेकेंड, तीसरे को निकालूंगा, थर्ड, दूसरा निकलने के बाद। तो सेम यहाँ पे बेटा वही है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या आ जाएगा? उस पर एक कैटन आएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी जरूरत होगी, दैट इज कॉल्ड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकल जाए, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा एंड उस पर प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज होता जाएगा। ओके, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज उसको होता जाएगा। सो ये किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड करती है कि हम कितनी एनर्जी लगा रहे हैं। ओके, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, the amount of energy is required मतलब क्या? हमें जरूरत है to remove the electron कहां से निकलती है इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट सेल से। बताया तो बेटा आपको पहले भी, हर प्रॉपर्टीज के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। कुछ भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, फॉर ऑल प्रॉपर्टीज बॉन्ड्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। चाहे वो केमिकल बॉन्ड हो, चाहे वो ब्रेकिंग हो, कुछ भी हो, इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हम सारी चीजें फाइंड करते हैं। सो बेटा आप ध्यान दो, केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, वही इलेक्ट्रॉन के बारे में। So the amount of energy is required to remove the electron from कहां से? From outermost cell in gaseous state, gaseous atom। gaseous atom तो क्या हो गया? वो हाईली एक्साइटेड होना चाहिए एटम, तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर सकते हैं। तो व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? The amount of energy is required to remove the electron from outermost cell in gaseous state, that is called ionization enthalpy। कैसे? सब कुछ कर लो। If you take an example, A इलेक्ट्रॉन है, इसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बन जाएगा? ये A+। अपने आप तो निकलेगा नहीं, इसमें हम एनर्जी दे रहे हैं, E फॉर एनर्जी। इस एनर्जी को कहते क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम है बेटा। पहले हम इसको आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते थे, जो पुरानी बुक्स देखोगे उसमें आयनाइजेशन एनर्जी भी लिखी हुई है। सो आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी बोथ आर सेम थिंग। तो A+ जो एनर्जी हम यहाँ बेटा अप्लाई कर रहे हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दिस वन इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हम इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं।
एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब एक इलेक्ट्रॉन ने और निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज तो पहले से था, प्लस चार्ज तो पहले से ही था, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसमें A+2 हो गया, दैट इज कॉल्ड, जो हमने एनर्जी लगाया अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा निकल गया है, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ी है, दैट इज थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो ना, एंड सक्सेसिव ऐसे होगा जैसे कि थर्ड या फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इस टाइप से। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ ये समझ में आ गए, ये आपके समझ में आ गए बेटा। नाउ अब जो एनर्जी हम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो भी वेरी करेगा एटम टू एटम। कैसे, सिंपल सी बात बेटा, जैसे मैं ये मार्कर है, मार्कर का दो पार्ट कर दिया, मैं इसे ब्रेक करना चाहूँ और मैं इस छोटी चीज को ब्रेक करना चाहूँ, तो मुझे किस पे ज्यादा एनर्जी लगेगी, छोटी चीज को ब्रेक करने में या लार्ज चीज को ब्रेक करने में, स्मॉल चीज को ब्रेक करने में। क्यों, स्मॉल होगा तो डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए बेटा। अगर किसी चीज में अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो क्या होता है, हमें उस चीज को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो क्या हो गया, जिसका साइज स्मॉल, जिसका साइज स्मॉल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लार्ज, इट मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी भी किस पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। नहीं, सिंपल सी बात बेटा, इतना बड़ा साइज है, इतना बड़ा साइज है, इतना बड़ा साइज है, तो सिंपल सी बात है, जैसे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इट मींस इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाएगा। कम मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। सो डाउन द ग्रुप की बात करें हम लोग तो क्या होता है, तो पहले हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स बेटा इफेक्ट डालते हैं किसके ऊपर, आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। ओके, सो आ जाओ, फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले बेटा कौन सा फैक्टर, तो आपका साइज, मींस एटॉमिक साइज। ग्रेटर द एटॉमिक साइज स्मॉलर विल बी आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट एटॉमिक साइज, ग्रेटर विल बी साइज, smaller the ionization enthalpy। क्यों, इसका मतलब क्या बेटा, एटॉमिक साइज मींस ionization enthalpy is inversely proportional to atomic size, atomic radii। फर्स्ट मींस जितना बड़ा साइज होगा एटॉमिक रेडियस उतना ही ज्यादा होगा। देन न्यूक्लियर चार्ज, वही जेड, greater will be greater the nuclear charge, greater the nuclear charge, higher will be क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी।
Greater the nuclear charge, higher will be ionization enthalpy. Means ionization enthalpy is directly proportional to effective nuclear charge. जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उतना ही ज्यादा क्या बेटा, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके बेटा। थर्ड, शिल्डिंग इफेक्ट। अब शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ध्यान रखना। शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट क्या बेटा, शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग का इफेक्ट दूसरा नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट मीन्स क्या होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर हूं, कोई उधर से जा रहा है, तो मैं जैसे मैंने जो देखा तो क्या हो गया, एक तरह का मेरा उसके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। जैसे कोई, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, कोई इधर से गया, मुझे लगा कोई गया, मैंने ऐसे देखा, मैंने ऐसे देखा, इसका मतलब कोई पर्सनैलिटी जा रहा है, तो क्या हो गया, मेरा उसके साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। ओके। अगर मैं ये गेट है, इस गेट को स्क्रीन कर दूं, कवर कर दूं, चाहे मैं इसको गेट को बंद कर दूं या कोई इस पे कर्टन लगा दूं, तो उधर से कोई भी अगर पर्सन जाएगा तो क्या हम उसको देख पाएंगे, नहीं। इट मीन मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इस क्या बोलते हैं, इसी बोलते हैं स्क्रीनिंग, शील्डिंग। वो शील्ड हो गया, मीन्स अब मेरा उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। सेम बेटा यहाँ पे भी जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो उस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। क्यों बेटा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट में as the shielding effect increases, electron can easily remove, so ionization enthalpy decreases. Shielding effect increases, उससे क्या होगा, जब shielding effect ज्यादा होगा तो क्या होगा, the attraction between nucleus and electron, attraction between nucleus and electron decreases, hence ionization enthalpy decreases। इसका मतलब क्या हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, एसिड शॉर्ट फॉर्म जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट की। इट मींस जितना शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना ही, जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना कम साइज होगा, कम साइज होगा, जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट साइज लार्ज, शील्डिंग इफेक्ट साइज कम नहीं होगा, साइज लार्ज होगा। क्यों, जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियस साथ अट्रैक्शन उतना ही कम, जितना कम साइज लार्ज, साइज लार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। सो हायर द शील्डिंग इफेक्ट लोअर द आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड लास्ट बेटा जो फैक्टर्स है, half filled and full filled. It means presence of half filled and full filled. Presence of half filled and full filled. Half filled and full filled orbitals. कैसे बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ये हाफ फिल्ड एंड फुल फील्ड, ये एच एफ मतलब हाफ फील्ड और एफ एफ मतलब फुल फील्ड। मीन्स आपने पढ़ा बेटा, जो भी कोई हाफ फील्ड होती है और फुल फील्ड होती है तो क्या होता है, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। जो हाफ फील्ड होती है और फुल फील्ड होती है वो क्या होता है बेटा, वो आपका एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी तो क्या होगा बेटा, जब वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा तो उसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो वो इसीलिए आयनाइजेशन। तो फैक्टर आयनाइजेशन थेरेपी हाफ फील्ड और फुल फील्ड डिपेंड करती है। तो अगर फैक्टर फैक्टर की बात करें तो आयनाइजेशन थेरेपी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। फर्स्ट एटॉमिक साइज, ये बता दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और प्रेजेंस ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, ये आपका
डायरेक्ट फोर्स होती है, मतलब जितना ज्यादा हाफ वेट होगा उतना ज्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ओके बेटा, सो इस वीडियो में हम लोग यही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक, इसमें आगे डिस्कस करेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होता है और लेफ्ट टू राइट कैसा होता है विद एग्जांपल के साथ। बेटा अब कुछ होमवर्क कर लो बेटा आप लोग। सबसे पहले जो भी मैंने ये लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करोगे। सो फर्स्ट होमवर्क क्या आपका, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट नोट्स। सेकंड बेटा जो मैंने आपको दिया था कि कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन तो करने बेटा। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके। थर्ड वर्ड है द साइज ऑफ कैटायन इज लेस देन पेरेंट एटम, वाई, रीजन क्या है, रीजन दे रहा है। सेम द साइज ऑफ एनायन, द साइज ऑफ एनायन इज more than parent atom, why, okay। और लास्ट में what is screening effect, what is screening effect, ओके बेटा। सो इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, 5 क्वेश्चंस ये हैं और इस नोट्स को आपको कंप्लीट करना है, ओके बेटा। सो ये आप करोगे, ओके। सो कंप्लीट द नोट एंड ये कुछ क्वेश्चंस करोगे, ओके। इस वीडियो में देखते हैं लोग, नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, आप अपनी नोट कॉपी में इसको आंसर कॉपी में भेजना है, ओके बेटा, बाय बेटा।